नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ प्रतिदिन फूड सेफ्टी ऑफिसर के संबंध में अलग अलग राज्यों के जो पीवाईक्यू आयोजित किए गए हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो पेपर आयोजित किए गए हैं, उन पीवाईक्यूज की हम यहाँ चर्चा करते हैं। हमने कल से जो चर्चा चालू की थी वह राजस्थान पीएससी का जो 2019 का पेपर था उसकी चर्चा चालू की थी। उसमें कल हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक की चर्चा कर ली थी, है ना। जैसा मैंने बताया था कि इस पेपर में, ये पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है। इस पेपर में जो कि 2019 में आयोजित हुआ था, 150 क्वेश्चन थे। लेकिन इन 150 प्रश्नों के साथ समस्या की थी कि लगभग आधे प्रश्न क्या थे, राजस्थान जीके के थे। बाकी जो आधे प्रश्न थे वो कहाँ के थे, फूड साइंस के थे। लेकिन उन आधे प्रश्नों के साथ भी समस्या क्या है कि कोई वो नहीं था कि 1 से 75 तक क्या रहेंगे फूड साइंस, उसके बाद क्या रहेगा जनरल नॉलेज। ऐसा नहीं था, मिक्स भरे हुए थे क्वेश्चन। तो मैंने जो जनरल साइंस के, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन थे वो सब बीच बीच में से हटा दिए हैं, ठीक है। आप भी ये पेपर देख सकते हैं। जो लोग अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 7,000 प्रश्नों की श्रृंखला को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चालू करते हैं हम हमारी अपनी इस क्लास को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, पेपर का 21वां क्वेश्चन, ठीक है। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैटफिश, है ना। कैटफिश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। पहला है कैटला कैटला, दूसरा है लेबियोरोहिटा, तीसरा है सिरियाना मृगाला, और चौथा आ जाता है वॉल्गो अट्टू, है ना। तो जो कैटफिश होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वेलागो अट्टू, है ना। क्या नाम है उसका, वेलागो अट्टू के नाम से उसको जाना जाता है कैटफिश को, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कॉमन नेम यहाँ पे क्या दी हुई है, कुछ फिशेस दी हुई हैं, है ना। और उनके क्या है, वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। यह क्यों दिया हुआ है आपके इसमें, क्योंकि आप यूनिट 8 में क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा मीट सेक्टर पढ़ेंगे। आपके यूनिट 8 का जो सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, मीट सेक्टर दिया हुआ है। वहाँ पे फिश के बारे में, फिश की प्रजातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करें वॉकिंग कैटफिश की, जिसको मागुर के नाम से जाना जाता है ना, उसको, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्लैरियस बेट्रचस, ठीक है। जो कि एक फ्रेश वाटर कैटफिश होती है, कहाँ पाई जाती है, ताजे पानी में पाई जाने वाली क्या है, मछली है। इसके बाद फ्रेश वाटर शार्क कैटफिश होती है एक, है ना। ये शार्क नहीं है, फ्रेश वाटर शार्क कैटफिश है ना। उसका नाम क्या है, फ्रेश वाटर शार्क कैटफिश। यह वैज्ञानिक नाम क्या है, वोलागोट्टू, जो कि हमारा कुछ आंसर था। ये लार्जली प्रेडेटरी फिश वाटर कैटफिश है ना, कि यह क्या करती है, छोटी छोटी मछलियों को खाने खाने वाली, अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कैटफिश है, जो कि कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर में, ताजे पानी में ही पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद पेंगेसस है ना, जिसको बासा फिश भी कहते हैं। यह पेंगेसस हाइपोथैलेमस के नाम से जानी जाती है, वैज्ञानिक नाम उसका, है ना। ये फाउंड फिश है, मतलब इस मछली का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, फार्मिंग की जाती है ना। मछलियों का उत्पादन, फार्मिंग जो तालाबों में की जाती है वह इसका है ना। ऐसे ही भारत में कुछ अन्य प्रचलित मछलियां हैं, जिसमें रोहू, कतला, मृगाल, है ना। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने खाई भी होंगी, रोहू कतला वगैरह, तो है ना। रोहू क्या होती है, लोबियो रोहिता होती है, जो कि यह मेजर इंडियन कार्प स्पीसीज है ना। इसके बाद कतला होती है, वह कतला कतला के नाम से जानी जाती है। मृगाल है, वो सिरिनस मृगाला के नाम से जानी जाती है। यह प्रेडोमिनेंटली क्या है, पाई जाने वाली, प्रमुखता पाई जाने वाली क्या है, फिश स्पीसीज हैं, जो कि भारत में पाई जाती है ना। कहाँ पे, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फिश स्पीसीज हैं, ठीक है। टूना भी मेरे ख्याल से आपने खाई होगी, है ना। इसके अलावा किंग फिश भी होती है, इसको सिर फिश के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे डक होती है, वो डक ना होकर के फिश है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज हेजमैन फैक्टर, है ना। निम्नलिखित में से किस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को हेजमैन फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो आपके उसमें विटामिन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, विटामिन दिए। उन विटामिन के अंदर एक विटामिन दिया के, है ना। क्या दिया हुआ है, विटामिन के, ठीक है। अब विटामिन के क्या करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। उसी क्लॉटिंग के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं ना। कौन, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब ये जो फैक्टर होते हैं वह रेंज करते हैं फैक्टर नंबर 1 से लेकर के फैक्टर नंबर 13 तक। कहाँ तक, फैक्टर नंबर 13 तक। अब ये जो फैक्टर 1 से लेकर के फैक्टर 13 तक है, इन सबके क्या होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं, और डिफरेंट क्या होते हैं, रोल होते हैं, ठीक है। इनका जो फैक्टर नंबर होता है, सामान्य नाम तो क्या होता है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, लेकिन एक अल्टरनेट या कॉमन नेम भी चलता होता है। जैसे उदाहरण के फैक्टर 1 जो होता है वो क्या कहलाता है, फाइब्रिनोजन कहलाता है। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स फाइब्रिन टू फॉर्म ब्लड क्लॉट, है ना। फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या बनाता है, ब्लड क्लॉट बनाने का काम करता है, ठीक है।
जो फैक्टर 2 होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। आप में से जिन भी लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, 11th और 12th में क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ा होगा, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ा होगा, वहां पर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन शब्दों को जरूर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और ये जो थ्रोम्बिन होता है क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी हमने कहा कि फैक्टर 1 का नाम क्या है, फाइब्रिनोजन, जो किसमें कन्वर्ट होगा, फाइब्रिन में, लेकिन कैसे कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन की मदद से कन्वर्ट होगा। थ्रोम्बिन कहां से आएगा, प्रोथ्रोम्बिन से आएगा, ठीक है। तो पूरी एक साइकिल हो गई, ठीक। फैक्टर नंबर 4 का नाम क्या होता है, कैल्शियम आयन, क्या है, फैक्टर नंबर का 4 का नाम कैल्शियम आयन नाम होता है। फैक्टर 3 को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे वापस से क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हेजमन फैक्टर किसको कहते हैं, तो हेजमन फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर नंबर 12 को, किसको कहते हैं, फैक्टर नंबर 12 को हेजमन फैक्टर कहते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ, उसको क्या कहते हैं, हेजमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। यदि पूछा जाए क्रिसमस फैक्टर किसके कहते हैं, जो कि क्या होता है, एंटी हीमोलाइटिक फैक्टर होता है, क्या होता है, एंटी हीमोलाइटिक फैक्टर होता है क्रिसमस फैक्टर, उसको किसको कहते हैं, फैक्टर 9 को। स्टुअर्ट पावर फैक्टर किसको कहते हैं ना, स्टुअर्ट पावर फैक्टर किसको कहा जाता है, फैक्टर 10 को किसको कहते हैं, फैक्टर 10 को, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगता है, मुझे फैक्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, और मुझे कौन सा लग रहा है, फैक्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो अगेन ये फैक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 यदि आप पेपर में जाएंगे तो मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। ये आपको 23 यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग के तहत क्या दिया हुआ है आपको, एक तरफ टिश्यूज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक तरफ क्या दिए हुए हैं, टिश्यूज दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ क्या दिए हुए, एग्जांपल दिए हुए। आपको मैच करना है कि इधर के टिश्यूज का इधर पे राइट एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। अगेन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने शामिल कर लिया क्योंकि एक बायोलॉजी का पोर्शन है और चूंकि थोड़ा बहुत रिलेट होता है, इसलिए मैंने शामिल कर लिया। इस प्रकार का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। अभी वापस से क्वेश्चन पे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल इनमें से कौन सा है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कौन सा कहलाता है, एडिपोज टिश्यू कहलाता है। कौन कहलाता है, एडिपोज टिश्यू कहलाता है, ठीक है। फिर आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है, टेंडन्स और लिगामेंट्स कहलाते हैं, जो बोन्स के अटैचमेंट में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। इसके बाद एम्ब्रॉयनिक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो एम्ब्रॉयनिक कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल क्या है, मीजेनकाइमा है ना, क्या है, मीजेनकाइमा। और आखिरी में आता है स्पेशलाइज्ड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो स्पेशलाइज्ड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, है ना, इसके एग्जांपल क्या है, ब्लड। अब जो आपके उसमें शरीर में कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको संयोजी ऊतक कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो संयोजी ऊतक के कई प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के क्या होते हैं, कई एग्जाम्पल होते हैं। तो ये 4 प्रकार यहाँ पे दे दिए उनने और उन चारों प्रकारों के तुमसे क्या कर लिए, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल पूछ लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा, राइट आंसर क्या है, सी, है ना। राइट आंसर क्या है हमारा अगला, कि इफ लिपिड इज द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट रिस्पायरेटरी कोशेंट विल बी, है ना, कि हम मान के चलें कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, लिपिड है, तो उस परिस्थिति में रिस्पायरेटरी कोशेंट क्या होगा, है ना। तो यदि लिपिड हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, तो उस परिस्थिति में रिस्पायरेटरी कोशेंट जो हमारा है वो कितना होगा, लेस देन 1 होगा, है ना, कितना होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक। अब ये जो रिस्पायरेटरी कोशेंट होता है वो कैसे निकाला जाता है ना, कैसे निकाला जाता है, तो CO2 जितना आपने प्रोड्यूस किया अपॉन ऑक्सीजन जितना आपने वो किया, कंज्यूम किया, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, RQ, ठीक है। भाई आप मनुष्य हैं ना, तो मनुष्य होने के नाते आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, है ना, और CO2 क्या कर रहे हैं, आप एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको ये देखना है कि आपने CO2 कितना क्या किया, प्रोड्यूस किया, और ऑक्सीजन कितना आपने क्या किया, इनहेल किया, कंज्यूम किया, ठीक है। उसको डिवाइड करके जो कुछ नंबर निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। अब लिपिड की परिस्थिति में, है ना, फॉर कार्बोहाइड्रेट ये जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है कितना होता है, 1 होता है, बिकॉज इक्वल मोल्स ऑफ CO2 एंड O2 आर इन्वॉल्व इन दी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, एग्जैक्टली 1 होता है, लिपिड के लिए कितना होता है, लेस देन 1 होता है, लिपिड के लिए कितना होता है, लेस देन 1 होता है। वो लेस देन 1 कितना है, एग्जैक्टली 0.7 के आसपास, कितना होता है, 0.7 के आसपास।
आसपास। प्रोटीन्स के लिए कितना होता है, लेस देन 1 होता है, लेकिन कितना, लगभग 0.8 के आसपास, कितना होता है, लगभग 0.8 के आसपास, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना, 1, लिपिड्स का 0.7, प्रोटीन्स का 0.8, अल्कोहल इथेनॉल का कितना होता है, 0.67, कितना होता है, 0.67, ठीक है। वापस से जैसा हमने समझा कि CO2 और O2 यदि इक्वल है, CO2 और O2 यदि इक्वल है, मतलब जितना CO2 क्या किया, रिलीज किया, उतना ही O2 एक्सहेल किया, तो हम उस परिस्थिति में चूंकि इक्वल हो गया तो डिवाइड करोगे, मान लो इक्वल है तो एक को एक से डिवाइड करो तो अंत में एक ही मिलेगा ना, तो वो किस केस में होता है, कार्बोहाइड्रेट केस में होता है, बाकी केस में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कैलोरीफिक वैल्यू है ना, कैलोरीफिक वैल्यू को मैंने किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अल्कोहल, प्रोटीन, है ना, इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू का एक जो मैंने वो है इमेज है, वो आज ही उसमें टेलीग्राम में डाल दिया है। वैसे पहले मैंने इसको डिस्कशन में भी कई बार करवाया हुआ है कि टेलीग्राम में डाल दिया, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल करके, तो आप उसको जरूर एक बार देख लें, है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कि इफ इन एडिशन ऑफ अ थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोलिन, है, T4 का नाम क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। T4 का नाम क्या होता है, थायरोक्सिन होता है, और T3 का नाम क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। इससे क्या पता चलता है कि आयोडीन के मॉलिक्यूल इसमें कितने हैं, 3 हैं, और इसमें कितने हैं, ठीक है, 4। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स, है ना, कि थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारी, वह 3 हार्मोन सामान्यतः सीक्रेट करती है। एक क्या हुआ, T3, दूसरा क्या हुआ, T4, तो तीसरा कौन सा है, ठीक है, तीसरा हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो जो तीसरा हार्मोन इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है या रिलीज किया जाता है, वो क्या होता है, कैल्सीटोनिन होता है, क्या होता है, कैल्सीटोनिन होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन वह होता है जो T3 और T4 के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। और ये कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या दिया हुआ है हमारा, नॉर एड्रेनलिन, है ना, इसी को क्या कहते हैं, नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। इसी का छोटा भाई क्या होता है, इपिनेफ्रिन होता है ना, ऐसे ही क्या होता है, इपिनेफ्रिन होता है। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स सेक्सुअल हार्मोन्स हो गए, ठीक है। खैर, तो ये हमारा भी राइट आंसर क्या है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन्स की जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है। जैसे थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, वो हमने अभी तो पढ़ा भी, खैर, है ना। जो कैल्सीटोनिन होता है वो क्या मैनेज करता है, कैल्शियम लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को मैनेज करता है ना। ब्लड कैल्शियम लेवल के मैनेजमेंट में थायराइड ग्लैंड के अलावा पैराथायराइड ग्लैंड का भी रोल होता है, ध्यान में रखना, ठीक है, किसका, पैराथायराइड ग्लैंड का भी रोल होता है। वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, इट रेजेस ब्लड कैल्शियम बाय स्टिमुलेटिंग बोन रिजॉर्प्शन, है ना। ये क्या करता है, पैराथायराइड जो हार्मोन रहता है वह हमारी हड्डियों से कैल्शियम को क्या करता है, वो करने लग जाता है, एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और वो उसको कहाँ लेकर के आता है, ब्लड में लेकर के आता है। इससे क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। उस ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कौन करता है, कैल्सीटोनिन मेंटेन करता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन्स। एड्रिनल मेडुला से क्या रिलीज होता है, ऊपर अभी ने पढ़ा था, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं, और एपिनेफ्रिन, ठीक है। पैनक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है ना, इसमें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पैनक्रियाज होता है उसमें कितने प्रकार की सेल्स होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, बीटा सेल से रिलीज होता है ना, कहाँ से, बीटा सेल से। ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होता है, अल्फा सेल से रिलीज होता है। क्या काम करते हैं ये लोग, ब्लड ग्लूकोज लेवल के रेगुलेशन में दोनों ही क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी से क्या होते हैं, जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो सामान्यतः क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं, है ना। और जो सबसे महत्वपूर्ण वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है वो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। पीनियल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, कहा जाता है जहाँ तीसरी आंख होती है ना, वहां पे क्या होता है, पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। वो क्या करता है, मेलाटोनिन को रिलीज करता है। ये क्या करता है, हमारे बायोलॉजिकल साइकिल को क्या करता है, मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, हमारे बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करता है, ठीक है। चलो अगला, इन टिश्यू कल्चर कैलस इज, है ना। टिश्यू कल्चर के संबंध में, टिश्यू कल्चर आपको पढ़ना है, आपके 3rd यूनिट में टिश्यू कल्चर का पूरा टॉपिक दिया हुआ है ना। टिश्यू कल्चर कैसे प्रिपेयर करते हैं टेस्टिंग के लिए, है ना, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग के लिए टिश्यू कल्चर में क्या कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये आपका टॉपिक है। खैर, तो टिश्यू कल्चर में कैलस का क्या वो होता है, कैलस होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो पहला किया टिश्यू दैट फॉर्म्स एम्ब्रियो, दूसरा कि इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, है ना। तीसरा है कि एन
अ टिश्यू दैट ग्रोज टू फॉर्म एम्ब्रॉयड, और चौथा आ जाता है एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ अ सेल्स मेंटेन्ड इन अ टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो कैलस क्या होता है? कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ अ सेल्स मेंटेन्ड इन टिश्यू कल्चर, ये एग्जैक्टली कैलस होता है ना। अब जो आपका टिश्यू कल्चर होता है उसमें कई सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कई सारी चीजें उसमें क्या होती हैं, लगती हैं, उन सब का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लिस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, कैलस की अभी हमने बात करी, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड डिवाइडिंग प्लांट सेल्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। दूसरा, यूज काहे के लिए किया जाता है, यूज इन माइक्रो प्रोपेगेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक्सप्लांट्स होते हैं, है ना, वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, यहाँ पे लिखा है, एक बार देख लेंगे आप। कल्चर मीडियम क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है ना। कल्चर मीडियम में सुगर्स क्या काम करेंगे, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन्स, है ना। ऑक्सीजन्स क्या काम करते हैं, वो प्लांट हार्मोन्स होते हैं। साइटोकाइनेंस क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स ही होते हैं, लेकिन ये सेल डिवीजन और शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। ये किसको प्रमोट करते हैं, सेल इलोंगेशन एंड रूट फॉर्मेशन को वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कौन, ऑक्सीजन्स। ठीक है, तो ये जरूर एक बार आप लिस्ट को गो थ्रू करें, जरूर इसको क्या करें, देखें। ठीक है, अब आता है व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, है ना। बीटी टॉक्सिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात क्या है, सही लिखी हुई है। ठीक है, कि द कंसर्न्ड बैक्टीरिया हैज एंटीटॉक्सिन। दूसरा कि द इनएक्टिव प्रोटीन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द पेस्ट गट ड्यू टू इट्स एल्कलाइन पीएच। तीसरा है कि द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ovaries of the pest to sterilize it and thus prevent its multiplication. चौथा है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स exist as a active toxin in bacteria. What is the right answer? तो बीटी टॉक्सिन को निम्नलिखित में से कौन सी चीज सही तरीके से परिभाषित कर रही है, तो इट इज द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। क्या है ये, प्रोटॉक्सिन है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन दी पेस्ट गट ड्यू टू इट्स एल्कलाइन पीएच, है ना। प्रोटॉक्सिन क्या है, वह चीज है ना, टॉक्सिन हमने पढ़ा हुआ है पहले कई बार। ठीक है, इंटॉक्सिन या टॉक्सिन जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जो कि बैक्टीरियाज के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और ईस्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है ना। अभी के लिए वापस से, प्रोटॉक्सिन क्या होता है, उसका प्रिकर्सर, उसका क्या है, प्रिकर्सर, वो प्रिकर्सर टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, है ना। वो प्रिकर्सर जो प्रोटॉक्सिन है, प्रिकर्सर जो कि प्रोटॉक्सिन है, वो टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन क्या दी हुई है, जो पेस्ट होता है उसके गट में जब एल्कलाइन पीएच में क्या है पहुंचता है, तब ये क्या होता है, टॉक्सिन में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यही क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन में बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक क्या है, एक बायोपेस्टिसाइड है ना, क्या है, एक प्रकार का बायोपेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड कैसे काम करता है, यह पेस्ट और इंसेक्ट्स के शरीर में अंदर जाकर के क्या करेगा, काम करेगा, और वहां पे क्या करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, बैसिलस थेरेंजिनेसिस है, जो कि एक सॉइल बैक्टीरियम होता है ना। इसका सोर्स क्या है, बैसिलस थेरेंजिएसिस, और बैसिलस थेरेंजिएसिस क्या होता है, एक सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ था वहां पे, प्रोटॉक्सिन एक्टिवेटेड इन एल्कलाइन इंसेक्ट गट, है ना। इसके बाद क्या होगा, इतनी लाइन तो वहां पे लिखी हुई थी, उसके बाद क्या होगा, बाइंड्स टू गट रिसेप्टर्स फॉर्म पोर्स इंसेक्ट्स डेथ। अब ये क्या होगा, गट के रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। गट के रिसेप्टर से बाइंड होने का मतलब क्या होता है ना। रिसेप्टर क्या होता है, सेल्स में पाए जाने वाले क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर कोई क्या है, न्यूट्रिएंट, कोई मेडिसिन जाकर क्या होती है, बाइंड होती है। ठीक है, अब समझो यहाँ पर क्या है, ये सेल है, यहाँ पे एक क्या है, रिसेप्टर है, यहाँ पे आके प्रोटीन बाइंड होता था, लेकिन ये प्रोटॉक्सिन यहाँ पे आके बाइंड हो गया, तो प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि जो इंसेक्ट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, टारगेट क्या होता है इन लोग का, है ना, इनका जो वो है, बीटी टॉक्सिन का टारगेट होता है, वो सामान्यतः क्या होता है, लेपिडोप्टेरान होता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, मॉथ्स में और बटरफ्लाइज के रूप में, है ना। कैलियोपेटेरॉन होता है, जो बीटल्स के रूप में पाए जाते हैं, है ना। डाइपेटेरॉन होते हैं, जो कि फ्लाइज के रूप में, फ्लाइज लार्वा के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। अदर कुछ वो होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं। एक बायोपेस्टिसाइड हमने क्या पढ़ा, बीटी टॉक्सिन। दूसरा क्या होता है, ऐसे ही एक नीम, है ना, जो कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका, एजेडिरेक्टा इंडिका, है ना। क्या नाम होता है, एजेडिरेक्टा इंडिका। इस एजेडिरेक्टा इंडिका में एक केमिकल पाया जाता है, वो क्या काम करता है, बायोपेस्टिसाइड का काम करता है। वो क्या होता है, एजेडिरेक्टिन, है ना। क्या होता है, एजेडिरेक्टिन। क्या होता है, एजेडिरेक्टिन क्या काम करता है, बायोपेस्टिसाइड का काम करता है। ऐसी क्या होता है, स्पिनोसाइड होता है ना, जो कहाँ से निकलता है,
सैक्रो प्रोपिलोसोरा स्पिनोस से पाया जाता है। इसके अलावा काइटिनेज एंजाइम होते हैं जो कि कहाँ से मिलते हैं, फंगल के सेल वॉल से मिलते हैं, क्योंकि फंगल की सेल वॉल काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या होता है, वह एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट है। क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना, क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, चलो अगला, द प्रोटीओलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक इज, स्टमक में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम क्या होता है। ठीक है, तो स्टमक में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन होता है ना। लैक्टोज कोई एंजाइम नहीं है, लैक्टोज शुगर है, उसको ब्रेक करने वाला एंजाइम क्या होता है, लैक्टेज होता है। क्या होता है, लैक्टेज। एमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। बाइल क्या है, एक जूस है, कोई एंजाइम नहीं, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि लाइपेज पाया जाता है, लेकिन बाइल कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स की पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे पेप्सिन की बात करें, जो कि स्टमक में क्या है, चिप सेल्स में पाया जाता है। स्टमक में कई प्रकार की सेल्स होती हैं, चिप सेल्स में पाया जाता है ना। वह प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर देता है। ट्रिप्सिन की बात करें, वह भी प्रोटीन को पेप्टाइड में ही ब्रेक डाउन करता है, लेकिन कहाँ से आता है, पैनक्रियाज से आता है। काइमोट्रिप्सिन की बात करें, वो पैनक्रियाज से आता है, काम सेम करेगा। ठीक है, अंतर क्या रहेगा, एक्टिवेशन साइट का डिफरेंस रहेगा। जैसे पेप्सिन है वो स्टमक में काम करेगा, और ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कहाँ काम करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे काम करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइपेज की बात करें, है ना, यह पैनक्रियाज और माउथ दो जगह काम करता है ना। कहाँ पर, पैनक्रियाज में और माउथ में। जो माउथ में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं। क्या काम करता है, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है। क्या काम करता है, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अमाइलेज की बात करें, यह भी दो जगह पाया जाता है। एक कहाँ पाया जाता है, हमारे सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, जिसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। दूसरा पैनक्रियाज में पाया जाता है, इसके कारण उसको क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। काम एक ही है, स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करना। लैक्टेज लैक्टोज को, माल्टेज माल्टोज को, पेप्टाइडेज क्या करेगा, पेप्टाइड्स को तोड़ेगा। जैसे अभी तुमने क्या किया, प्रोटीन को किस में तोड़ा था, पेप्टाइड में तोड़ा था, लेकिन पेप्टाइड भी तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब तो क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा। तो भाई पेप्टाइड को भी तोड़ना पड़ेगा। तो पेप्टाइड को तोड़ने का काम कौन करता है, पेप्टाइडेज करता है। वो किसमें कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड में। अल्टीमेटली क्या एब्जॉर्ब होगा, अमाइनो एसिड। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन किसका होता है, अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, चलो अगला कि एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट्स व्हिच आर neither metabolized nor excreted and get deposited at a successive trophic level is called, है ना। समझो कि सामान्य सी बात क्या कही है कि जो पोषक स्तर होते हैं, उन पोषक स्तरों में विषाक्तता का बढ़ना, इंटॉक्सिकेशन का बढ़ना, टॉक्सिक का बढ़ना, टॉक्सिक सब्सटेंस का बढ़ना, और वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें बढ़ रहे हैं वो ना मेटाबोलाइज हो रहे हैं, ना बाहर निकल रहे हैं, ना एक्सक्रीट हो रहे हैं, है ना, क्या हो रहे हैं, ना ही मेटाबोलाइज हो रहे हैं। मेटाबोलाइज होकर ब्रेक डाउन होकर एब्जॉर्ब हो जाए, वो भी नहीं हो रहा, एक्सक्रीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में, है ना। पहले ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से वो क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैव आवर्धन या जैव संवर्धन के नाम से जानते हैं। इसको जैव संवर्धन भी कहा जाता है, तो इसको जैव आवर्धन या जैव संवर्धन के नाम से इस प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया समानता इस तरीके से ध्यान में रखें, इस तरीके से ध्यान में रखो समानता कि तुमने क्या किया, किसी घास में, किसी खेत में, किसी अपनी फसल में क्या किया, पेस्टिसाइड डाला, फंजीसाइड डाला, कुछ भी केमिकल डाला तुमने, खाद डाली इवन, चलो ठीक है। तो उसको अब तुमने, अच्छा ये जो पेड़, ये तुम्हारा पौधा था गेहूं का, चावल का, जो भी था, यह क्या था, प्रोड्यूसर था। ये क्या था, प्रोड्यूसर था। क्यों, क्योंकि ये अपने लिए एनर्जी स्वयं बना रहा है ना, ये अपने लिए एनर्जी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से स्वयं बना रहा था। लेकिन तुमने इसमें पेस्टिसाइड डाल दिया, तुमने इसमें ढेर सारे केमिकल्स डाल दिए। अब ये क्या हुआ, इसको कोई खाएगा, इसको कौन खा सकता है, गाय, बकरी, है ना, खरगोश, इस प्रकार के जानवर उसको खाएंगे। ठीक है, तो ये जो केमिकल था वो किसमें चला गया, इसमें चला गया। अब वो केमिकल फिर आगे बढ़ेगा, अब गाय बकरी को भी तो कोई खाएगा ना भाई, ऊपर के स्तर का जानवर, तो उसमें चला जाएगा केमिकल। अब ये जो केमिकल उसमें गया तो फिर ऊपर के स्तर में जाए, क्योंकि ये जो जानवर था उसको भी तो कोई खाएगा ना। ठीक है, उसको भी तो कोई खा रहा होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे खरगोश था, उसको लोमड़ी ने खा लिया, लोमड़ी के ऊपर गया तो यहाँ शेर खा रहा है, तो ये प्रक्रिया चलेगी। इस प्रक्रिया के चलने के साथ साथ क्या चलता जाएगा, वो जो वो था, टॉक्सिक था, वो भी हमारा क्या है, मूव ऑन करता जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डीडीटी कंसंट्रेशन। ठीक है,
कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट्स एट अ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। फॉर एग्जांपल डीडीटी कंसंट्रेशन राइजिंग फ्रॉम प्लैंकटन फिश एंड एल्गी, सॉरी प्लैंकटन फिश एंड ईगल, ठीक है। कि तुमने क्या किया, डीडीटी डाल दिया। तुमने डीडीटी कहाँ किया, घर में यूज किया, कहीं भी यूज कर लिया, खेत में यूज कर लिया, वो रिस रिस के कहाँ चला गया, तालाब में चला गया, झील में चला गया। वहां पे क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन का मात्रा बढ़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन का और जू प्लैंक्टन का भी मात्रा बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन का, जू प्लैंक्टन का मात्रा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मात्रा, क्योंकि उनको न्यूट्रेंट मिल गया ना उसके माध्यम से। तो जब उनको न्यूट्रेंट मिल गया तो वो किस में जाएगा, फिश में जाएगा, क्योंकि फिश उसको खाएगी, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन को। लेकिन फिश को भी कौन खा रहा है, बड़ी फिश खा रही है। बड़ी फिश खा रही है तो फिर बड़ी फिश को भी कोई खाएगा, तो वो कौन खाएगा, ईगल खा लेगा, है ना, चीलबाज बतख खा लेगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो जो डीडीटी था वो सबके पास जा रहा है। पहले फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन के पास गया, फिर किसके पास गया, मछली के पास, फिर बड़ी मछली के पास, फिर ईगल के पास, बतख के पास, इस तरीके से वो चलता जाएगा, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायो सॉरी कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे हम, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन तुमने पढ़ लिया। बायो कंसंट्रेशन क्या होता है, बायो कंसंट्रेशन का मतलब सामान्य सा है कि किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये कहीं जा नहीं रही है। यदि आप किसी एक सिंगल पॉइंट की बात करेंगे, है ना, कि भाई इस वाटर बॉडी में, इस जीव में कहीं पर क्या हो रहा है, किसी टॉक्सिक का सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, बायो कंसंट्रेशन है, ठीक है। जैसे कि फिश अब्जॉर्बिंग क्या है, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, कि भाई फिश ने क्या कर लिया, डीडीटी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमने क्या बोल दिया, बायो कंसंट्रेशन हो गया। लेकिन वो फिश के कारण ऊपर भी चला गया तो फिर वो बायो अक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, सॉरी बायो मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। फिर आता है बायो एक्यूमुलेशन, क्या है यहाँ पर, कि बिल्डअप ऑफ अ टॉक्सिन्स इन अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओवर अ टाइम, है ना, कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, टॉक्सिन्स लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मरकरी का बढ़ना, किसमें, मछलियों में। आज मछली पैदा हुई, उसमें तुरंत मरकरी नहीं आ जाता है, लेकिन समय के बढ़ते के साथ मछली वहीं उसी तालाब में रहेगी, तो समय के साथ क्या होता जाएगा, मरकरी का कंसंट्रेशन मछली में बढ़ता जाएगा। बाद में उस मछली को, आप मांसाहारी हैं तो आप खाएंगे, और मांसाहारी होने के कारण आपने मछली खाई, वो मरकरी आप में आएगी, कौन सा रोग लेकर के, मीना माटा, कौन सा रोग लेकर के, मीना माटा रोग लेकर के वो मछली आप में आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये शब्दों के बारे में आप ध्यान रखें। एक शब्द आता है बार बार, है ना, वो है LD50। हमने कई सारे क्वेश्चन इसके डाले हुए हैं अपने पेपर में, है ना, वहां से आप लगा सकते हैं। LD50 लीथल डोज क्या होता है, कि वह डोज जिस पर, है ना, वह डोज जिस मात्रा में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज की क्या हो जाए, 50% कॉलोनी की डेथ हो जाए, ठीक है। जैसे समझो कि 10 बैक्टीरिया थे, तो मैं कितनी मात्रा में क्या करूं, एंटी बैक्टीरियल दवाई दूं, जिससे क्या हो जाए, 10 बैक्टीरिया खत्म होकर के 5 बचे। तो उतनी मात्रा, मान लो कितनी लगी, 5 mg लगी, कितनी लगी, 5 mg लगी, ठीक है। तो 10 से 5 पहुंचने में मतलब 50% की कमी आई, ठीक है। कितनी मात्रा लगी, 5 mg, तो LD50 कितना हो गया उस दवाई का, 5 mg। LD50 कितना हो गया उस दवाई का, 5 mg, ठीक है। लीथल डोज, LD50, LD का मतलब क्या होता है, लीथल डोज। लीथल का मतलब क्या होता है, जो डेथ कॉज करते, जो क्या कॉज करे, डेथ कॉज करे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है ना, बायो मिनरलाइजेशन क्या होता है, बायो मॉनिटरिंग क्या होती है, कार्सिनोजन क्या होता है, शब्दों को आप जरूर एक बार पढ़ लें। अगला है कि द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड, है ना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करके इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को यदि हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तो इस चीज को क्या कहा जाता है ना। समझो कि ये एक वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में क्या हुआ, पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, वहां का जो वो था टॉक्सिक सब्सटेंस था, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, समझो उदाहरण के लिए ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस था जो किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे समझ लो हाइड्रोकार्बन कोई सा था, वो हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे ऊपर तुमको एक शब्द आया बायोमैग्निफिकेशन का, वैसे ही इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैवोपचारण। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, जैवोपचारण, बायो रेमेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने टेबल दी थी उसमें एक शब्द दिया होता, बायो रेमेडिएशन, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स टू डिटॉक्सिफाई पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट यूजिंग बैक्टीरिया टू क्लीन ऑयल स्पिल्स। बड़े बड़े जो टैंकर रहते हैं, शिप जो रहते हैं, शिप के जो टैंकर रहते हैं ना, शिपमेंट्स में रहते हैं, वो समुद्रों में जब क्या हो जाते हैं, किसी एक्सीडेंट की वजह से फट जाते हैं और पूरे समुद्र में क्या हो जाता है, ऑयल फैल जाता है ना। तो उसको कैसे हटाया जाए,
तो उसको हटाने के लिए इन्हीं प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है। वहां तुम माचिस नहीं मार सकते हो कि माचिस मार दो जल जाएगा तेल, है ना, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में जल करके, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जीवन है ना, बहुत सारे मछलियां हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी लाइफ है वहां समुद्र के अंदर, ठीक है, तो उन सबको भी तो बचाना है। चलो अगला आता है, लैक्टोफेरिन जीन्स हैज बीन यूज्ड फॉर अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल के उत्पादन के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया गया है, ठीक है, तो किसका, काऊ, माइस, फिश, चिकन, ठीक है, मतलब चिकन, फिश, माइस अभी भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं जीवन में कि उनके लिए विज्ञान इतना काम करेगा, है ना, तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज काउ, है ना, गाय के लिए क्या किया गया, लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया गया ताकि एक ट्रांसजेनिक स्पीसीज को क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है, सामान्यतः जो लैक्टो होता है उसका संबंध हम किससे ही मानते हैं, दूध से मान करके चल रहे होते हैं, तो वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते थे, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कि अलग अलग स्पीसीज के ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अलग अलग एनिमल्स के ट्रांसजेनिक स्पीसीज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से जीन इंट्रोड्यूस किए गए, है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा काम के हैं, सिर्फ आप उन्हीं को क्या करेंगे, पढ़ के रखेंगे, है ना, उन्हीं को क्या करेंगे, ध्यान ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है, इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, है ना, इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, बाकी सब सही है, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अगला है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये कहाँ का है, यूनिट 5 का क्वेश्चन है आपके, है ना, कहाँ का, यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि वो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दोनों एक साथ हो रहा है, मतलब खेती भी हो रही है और जंगल भी लगा हुआ है, इस प्रकार के सिस्टम के हम क्या कहते हैं ना, एग्री सिल्वी कल्चर, सिल्वी पास्टोरल कल्चर, हॉर्टी पास्टोरल कल्चर, एग्री सिल्वी पास्टोरल कल्चर, ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे क्या किया जाता है, एक लाइन से जंगल लगा दिया जाता है, उस जंगल के बीच बीच में क्या की जाती है, खेती की जाती है, तो इस प्रकार की चीज को क्या कहा जाता है, एग्री सिल्वीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रकार की चीज को हम एग्री सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसी प्रकार के कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एग्री सिल्वीकल्चर क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉस विद फॉरेस्ट ट्रीज, है ना, ग्रोइंग व्हीट अंडर द ट्री टीक ट्रीज, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि तुमने साल के क्या लगा दिए, बागान लगा दिए साल के, और उसके नीचे जो खाली जमीन पड़ी वहां पे क्या कर रहे हो, गेहूं बो रहे हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है सिल्वी पास्टोरल, है ना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ फॉरेस्ट ट्रीज एंड लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, वापस से कि तुमने क्या किए, साल के बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए और वहां पे क्या कर रहे हो, जानवर पाल रहे हो, जो खाली जगह बची बीच में नीचे वहां पे जानवर पाल रहे हो, ठीक है, तो ये इसको सिल्वी पास्टोरल बोलते हैं। एग्री सिल्वी पास्टोरल क्या हुआ, वही कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप ट्रीज एंड लाइव स्टॉक, कि इसी जंगल में आधे हिस्से में तुम क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, और इसी जंगल के आधे हिस्से में तुम क्या कर रहे हो, जानवर पाल रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया। टोंगिया सिस्टम क्या होता है कि फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन टेम्परली बिटवीन यंग ट्रीज, है ना, कि अभी तुमने नया नया जंगल लगाना चालू किया था, वहां पे क्या कर रहे हो, यंग ट्रीज के बीच में क्या कर रहे हो तुम, कुछ समय के लिए क्या करते हो, क्रॉप्स उगाते हो, ठीक है, तो इस प्रकार क्या बोलते हैं हम, टोंगिया सिस्टम बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको इन सभी सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बंच टाइप ऑफ द ग्राउंड नट, है ना, कि निम्नलिखित में से मूंगफली की एक झुमका प्रकार की किस्म कौन सी है, तो मूंगफली की जो झुमका प्रकार की किस्म होती है उसको क्या उसको किस नाम से जाना जाता है, वो क्या है हमारी RG382, है ना, क्या है, RG382 के नाम से उसको जाना जाता है, वेल नोन बंच टाइप ऑफ द वैरायटी ऑफ अ ग्राउंड नट, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला, विच वैरायटी ऑफ अ मैंगो इज ससेप्टेबल टू स्पंजी टिश्यूज, की आम में स्पंजी ऊतक से संवेदनशील किस आम में से स्पंजी ऊतक से संवेदनशील किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वह किस्म कौन सी है, चौसा, फजली, अल्फांसो या गुलाब खास, है ना, तो वो कौन सी है, अल्फांसो, कौन सी, अल्फांसो है ना, एक पोर्चुगीज वो था, गवर्नर था अल्फांसो अल्बुकर्क, है ना, कौन था, अल्फांसो अल्बुकर्क। दरअसल ये क्या है, वो भिड़े भाई जो बेचते हैं ना, रत्नागिरी आम, कौन सा, रत्नागिरी आम है ये, रत्नागिरी आम को आगे चल कर क्या किया गया, नाम बदल दिया गया उसका, लोकल में लोग अभी भी रत्नागिरी ही बोलते हैं, लेकिन उसकी जो व्यापक स्तर पर पहचान हो गई वो कैसी हो गई है, अल्फांसो के नाम से हो गई, कैसी हो गई, अल्फांसो, किसके नाम पर, वही अल्फांसो दी अल्बुकर्क के नाम पे, है ना, जो कि पोर्चुगीज क्या था, गवर्नर था गोवा का, ठीक है, ये आमों की कुछ वैरायटी उनके फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ द ऑनियन प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर्ड बल्ब्स, है ना, कि ओनियन के निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रजाति है व्हाइट कलर बल्ब्स प्रोड्यूस करती है,
जो आपके यहाँ पे आप लोग प्याज खाते हैं, हम लोग प्याज खाते हैं, उसमें व्हाइट कलर का जो व्हाइट कलर का बल्ब नहीं रहता, वो कैसा रहता है, थोड़ा सा पिंकिश व्हाइट रहता है। कैसा रहता है, पिंकिश रेडिश व्हाइट रहता है। कैसा, पिंक रेड व्हाइट, इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी है जो कंप्लीटली वो देगी, पिंक वो देगी, व्हाइट वैरायटी या व्हाइट बल्ब प्रोड्यूस करेगी, वो कौन सी है, भीमा शुभ्रा, कौन सी, भीमा शुभ्रा वैरायटी ऑफ ओनियन प्रोड्यूसेस व्हाइट बल्ब, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जिसमें हमने राजस्थान पीसीएस के पेपर के बारे में डिस्कशन को कंटिन्यू किया। अगली क्लास में भी हम इसी पेपर के ही बचे हुए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आज जो हमने डिस्कशन किया वो क्वेश्चन नंबर 39 तक हमारी बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे हमारी बात को कवर करेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस नहीं किया मैंने, क्योंकि मैथमेटिक्स क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।